चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ में कृषि देखेंगे, कृषि की स्थिति क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का बेसिक बता देती हूँ जिसको नहीं पता होगा। 3 सेक्टर्स होते हैं यानी कि 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक, उसके अलावा एक होता है द्वितीयक एवं एक होता है तृतीयक। जो प्राथमिक आप देखेंगे इसके अंतर्गत मेनली कृषि एवं खनन और उत्खनन को लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका प्रयोग किया जाता है, वो प्राथमिक कहलाता है। द्वितीयक के अंतर्गत क्या होता है, इससे जो कच्चे माल मिलते हैं यानी कि रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, उनका यूज़ करके जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है यानी कि उद्योग जो है वो द्वितीयक के अंतर्गत आ जाते हैं। तृतीयक के अंतर्गत क्या आएंगे, इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं यानी कि सर्विस। ठीक है, जो सेवा से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें मेनली कृषि हो गया, कृषि के अलावा यहाँ पे खनन उत्खनन को लिया जाता है। तो कृषि आप देखेंगे, कृषि अकेला तो कृषि नहीं होता है, इसके साथ जो इसकी संबद्ध सेवाएं हैं यानी कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक हो जाता है फसल के अलावा जो बागवानी फसल है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन को भी लिया जाता है और एक होता है पशुधन। ये 4 चीज़ें मिला करके कृषि क्षेत्र बनता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, आपको याद रखना है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है ओवरऑल। उसके अलावा यहाँ पर इसका हमारे जीएसडीपी में योगदान कितना है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी वृद्धि हम ऐसा कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर जो था इससे जितना मिला था हमें, इस साल उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 4.61% है। तो इसको आप याद रखिएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाएंगे। उसके अलावा ये योगदान अगर आप देखेंगे तो 17.64% है। ये दोनों ही डाटा आपको याद होने चाहिए। ये सिर्फ हम कृषि क्षेत्र का ले रहे हैं, ठीक है, ओनली कृषि क्षेत्र। इसमें आप ये याद रखिएगा, ये प्राथमिक नहीं, ये सिर्फ हम कृषि क्षेत्र यानी इन पूरे को मिला करके इतना आ रहा है। और ये किस भाव पर है, स्थिर भाव के ऊपर है। ठीक है, स्थिर भाव और प्रचलित भाव क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि ये भी नहीं पता होगा। तो आप ये समझ लीजिए, 2 चीज़ होती है, एक होता है स्थिर भाव, एक होता है प्रचलित भाव। स्थिर यानी कि कांस्टेंट और उसके अलावा यहाँ पे प्रचलित यानी प्रिवेलिंग। तो प्रचलित का मतलब ये होता है कि जो अभी गुड एंड सर्विसेज का प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। और जो स्थिर प्राइस है वो 2011-12, ठीक है, इसको बेस ईयर लिया जाता है और उस समय के अकॉर्डिंग जो गुड एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस निकाला जाता है। तो ये है, आपको स्थिर भाव वाला याद रखना है, स्थिर भाव वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये दोनों परसेंटेज आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फसल क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम और कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फसल को ले रहे हैं, क्रॉप को ले रहे हैं, तो क्रॉप का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 23,97,597 लाख रुपीस हमारे जीएसडीपी में इसका योगदान है। अगर कई लोगों को जीएसडीपी जीडीपी क्या होता है वो नहीं पता, तो उनके लिए भी मैं ये चीज़ बता देती हूँ। जीडीपी, जैसे आपने जीडीपी पढ़ा होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू यानी कि जो पैसे की वैल्यू होती है ना, जो भी चीज़ फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उनका पूरा वैल्यू। तो हम यहाँ पर स्टेट ले रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अप्रैल से शुरू होता है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उन सब का पूरा सम, ठीक है, ये जीएसडीपी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि और योगदान सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे फसल क्षेत्र का ले रहे हैं, तो 4.63 जो होता है ये क्या है, 4.63 फसल का वृद्धि है। उसके अलावा योगदान आप देखेंगे 10.63। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ये सुनिए। इसको आप ऐसा सोचिएगा कि अब क्रॉप है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ कृषि के लिए कितना फेमस है, तो कम से कम 100 में से 10 तो इसको जाना ही चाहिए। ऐसे करके आप इसको याद रख लीजिए। अब उसके बाद वृद्धि, अब अगर आप देखेंगे तो 10 का आधा होता है 5, तो सोच लेना कि 5 आसपास तो होना ही चाहिए, तो 4.63। ऐसे करके आपको सभी सेक्टर्स का पेयरिंग बना करके आपको याद रखना है, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको कहीं पर भी ऐड करना पड़ सकता है। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में टोटल जो भूमि है वो कितनी है, 137.89 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर में कितना है, 137.89। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे सकल बोया क्षेत्र यानी कि टोटल
टोटल जो बोया क्षेत्र जिसमें कि कृषि की जाती है वो 57.34 लाख है। ये अगर आप जून 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से, यानी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसमें, उसके अकॉर्डिंग ये सारे डाटाज मैंने आपको दिए हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिसके पास पुरानी बुक्स होंगी तो पुराना डाटा होगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। 57.34 लाख हेक्टेयर, इतना जो है वो सकल बोया क्षेत्र है, यानी कि टोटल। इसमें अगर आपको याद रखना है कि राजनांदगांव आप देखेंगे खेती के मामले में बहुत आगे है और नारायणपुर क्या है कि हमेशा पीछे रहता है। तो ये आप देखेंगे हर एक सेक्टर में ऐसा होगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राजनांदगांव में आप देखेंगे ग्राम पंचायत सबसे सर्वाधिक है और नारायणपुर में ग्राम पंचायत सबसे कम है। तो वैसे आप याद रख सकते हैं, गांव में अधिकतर देखेंगे गांव में ही तो कृषि योग्य भूमि होती है ना, वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा अगर कृषि योग्य भूमि है राजनांदगांव में और उसके अलावा सबसे कम है नारायणपुर में। तो ऐसे ही आप याद रखिए ग्राम पंचायत कहाँ सबसे ज़्यादा है, नाम में ही गाँव है तो यहाँ पर ही होगा। उसके अलावा नारायणपुर तो आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अबू जमाड़ के कारण सोचिएगा कि कमी हो जाती है, यहाँ पे कृषि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र है, अबू जमाड़ क्षेत्र है, या फिर ऐसा सोच सकते हैं अबू जमाड़ चेरा पूंजी है, बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश के कारण फसल खराब हो जाती है, वहाँ नहीं उगा पाते हैं। उसके अलावा आपको ये 3 जो डाटाज दिख रहे हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड अगर आपको याद है तो थर्ड ऑब्वियसली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि यानी कि जो शुद्ध नीरा बोया क्षेत्र होता है ये ऐसा होता है जिसमें कि खरीफ वाला जो क्रॉप होता है वो इसके अंतर्गत आता है, खरीफ क्रॉप्स। तो 46.35 लाख हेक्टेयर जो है वो शुद्ध नीरा बोया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा जो द्विफसली है यानी कि जिसमें 2 बार खेती की जाती है, ठीक है, 2 फसली होता है, तो 10.99 इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए तो आपका सकल बोया क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, 46.35 प्लस 10.99। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। सोच लीजिएगा कि 46 प्लस 11, ये जस्ट 11 के पास है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे डाटा के हिसाब से 46.35, उसके अलावा 10.99, पहले ये यही था 46.53 था, अब थोड़ा सा ही बदलाव आया है इसमें। उसके अलावा अगर आप अधिकतम देखेंगे तो एज़ यूजुअल राजनांदगांव सबसे ऊपर, उसके अलावा फिर नारायणपुर सबसे नीचे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अधिकतम में देखेंगे तो अगेन राजनांदगांव जो है वो सभी में टॉप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है बीजापुर जो है वो द्विफसली वाले में लास्ट में आता है। अब ये आपको कैसे याद रहेगा, तो आप ये समझ लीजिएगा नारायणपुर और बीजापुर हमेशा भाई भाई, मैं हमेशा बोलती हूँ ना आप लोगों को, तो वैसे ही सोचिएगा कि ऊपर नीचे नारायणपुर को रखना है, बीच वाले में बीजापुर अंतिम में आता है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कभी भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डाटा या फिर जो छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति है वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट मेंशन करने हैं। और अगर MCQ वाला पेपर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम जो मैंने ये हाईलाइट किया है इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 57.34, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको याद हो जाए। अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कृषि में शुद्ध या नीरा बोया कितना है, शुद्ध या नीरा बोया कितना है, तो आपको पता है 46.35, पहले ये 53 था। अब उसके बाद पूछा जाए कि द्विफसली कितना है, तो मैंने आपको बोला ना 11 आसपास याद रखना है, तो 10.99। उसके बाद आपको ओवरऑल बताना है, तो ओवरऑल इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि सकल बोया क्षेत्र दोनों को ऐड करेंगे तो 57, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 3 डाटा जो है वो याद होने चाहिए। फिर आपको अगर मैक्सिमम और मिनिमम कि सबसे ज़्यादा कहाँ है सबसे कम कहाँ है, तो आपको मैंने बताया कि राजनांदगांव नाम में ही गांव है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है, ये सबसे आगे है। सबसे नीचे कौन है, नारायणपुर। उसके अलावा इसमें भी आप देखेंगे राजनांदगांव, इसमें भी आगे है राजनांदगांव। कम वाले में कौन हो जाएगा, तो ये बीजापुर, और यहाँ पे सबसे कम कौन है, नारायणपुर। इस तरीके से आपको पेयरिंग बना करके याद रखना है, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़ में कृषि का स्थिति। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फसलों का वर्गीकरण देखेंगे कि फसलों को उपयोग के आधार पे और किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे देती हूँ कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर करना है। फटाफट से आप लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा।
आपको यहाँ पर बताना है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, नीरा बोया क्षेत्र कितना है, नीरा बोया या शुद्ध बोया। ठीक है, फटाफट से उसको कमेंट करिए अगर आपको याद हो गया है तो। उसके बाद दूसरा आपको बताना है कि जो द्विफसली है, ठीक है, द्विफसली क्षेत्र है, इसके अंतर्गत सबसे कम या मतलब कि सबसे मिनिमम कौन सा जिला है, मतलब सबसे कम किस जिले में आता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।